हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमास्टर लोकी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है ना। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज है हमारा एमसीक्यू नंबर 12 और इस एमसीक्यू नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। आपके सिलेबस का एक टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या इसे नियंत्रण एवं समन्वय के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। तो इस चैप्टर के कुछ 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करेंगे आज का हमारा लेक्चर। और हम किसकी तैयारी कर रहे हैं आपको पता ही है, ज्यादा दिन बचा नहीं है, प्रयोगशाला परिचारक, है ना। चलो, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। 199 का प्राइस था, लेकिन इसको मैंने बीच में 99 रुपए किया था। अभी ये आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में मिल रहा है। आपको कौन सा कूपन कोड लगाना है? LAB49। ये कूपन कोड लगाओगे आपको ये टेस्ट सीरीज 49 रुपए में मिल जाना है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ये पूरा रहा शेड्यूल, देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज कोर्स वगैरह हैं, ये सब आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, बॉटनी, पीजीटी बायोलॉजी और फिर सीजी सेट CSR नेट के भी कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो सब इस बायोमास्टर लोकी के टेलीग्राम चैनल में आपको मिलने वाला है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं बायोमास्टर लोकी, और वहां डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी होगी आपको तो। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित मैसेजेस करना है तब। ठीक है, चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ये मेरा जो वायर है ये मेरे को तंग कर रहा है। क्या कर रहा है? तंग कर रहा है ना। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय। हमारी बॉडी का वह सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी में जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है? कौन सा सिस्टम है? ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और हमारी बॉडी में जितने भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये सारे हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई गर्म चीज यहां पर, मैं क्यों अपने आपको गर्म चीज टच कराऊं? अगर आपको कोई गर्म चीज ऐसे टच करा रहा है यहां पर और आपको जोर से जलेगा तो आप क्या करोगे? अपना हाथ रखे रहोगे? यार मस्त लग रहा है, गरम गरम लग रहा है, ऐसे रखे रहोगे? नहीं ना, हटाओगे झट से। तो ये क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब आप क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हो। ये आप कहां से कर रहे हो पता है? हमारे ब्रेन से हो रहा है ये काम पूरा। और हमारा जो ब्रेन है, ये जैसे कोई गर्म चीज टच कराया तो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचा। किसके द्वारा? नर्व के द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। फिर ब्रेन ने उसको एनालाइज किया कितना गर्म है, उसके अनुसार से फिर इसको झट से जब हाथ को हटाओगे तो ब्रेन क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा कि भाई गर्म है, हाथ हटा ले वरना जल जाएगा। ठीक है, तो ये काम किसके द्वारा होता है? हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम द्वारा होता है। एक होता है न्यूरॉन्स के द्वारा, है ना, नर्वस सिस्टम के द्वारा, और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम के द्वारा। हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का होता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या? नर्वस सिस्टम। चलो तो बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, आ जाना वायर, क्यों तंग कर रहा है? हाँ ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स? ठीक है, नर्वस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? कौन सी है? तो भाई साहब, हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है क्या? नेफ्रॉन है क्या? नहीं, नेफ्रॉन हमारे किडनी का संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन, ठीक है, यही आंसर है। एक्सॉन नहीं आएगा, डेंड्राइट नहीं आएगा। देखो, हमारे न्यूरॉन सेल को हम अगर बनाने की कोशिश करें, तंत्रिका कोशिका को अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये ऐसा है ना, ये एक्सॉन, और यहां पर इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ये है क्या? न्यूक्लियस किसका? हमारे न्यूरॉन का। ये सब क्या है? ये है डेंड्रॉइट। क्या है ये? डेंड्रॉइट। ठीक है जी, है ना, ये है डेंड्रॉइट।
है ना। अब देखो नामकरण कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसे कहा जाता है क्या, न्यूक्लियस या केंद्रक। चलो कई लोग बोलते हैं सर हिंदी में लिखो, चलो मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, न्यूक्लियस या इसे कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भाई साहब लोग मैथ्स वाले भी हैं तो उन लोग को बायोलॉजी उतना अच्छे से नहीं आता है, इसलिए चलो हिंदी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केंद्रक, इसे कहा जाता है डेंड्राइट, डेंड्राइट, ठीक। ये है हमारा क्या, ये है एक्सॉन, और यहां पर ये एक्सॉन ऐसे एंड भी होता है ना, तो ये एक्सॉन एंडिंग है, एंडिंग। ये क्या है पता है, ये है एक्सॉन, एक्सॉन, ठीक है, या इसे अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है एक्सॉन। और इसके ऊपर में ऐसे कुछ कुछ कोशिकाएं होती है ना, स्वान सेल, माइलिन शीथ, ऐसे ऐसे कोशिकाएं यहां पर हमारे तंत्रिका कोशिका में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलो ये है हमारा तंत्रिका कोशिका, जिसमें ये डेंड्रॉइट, लास्ट में उधर एक्सॉन पूरा ऐसे, और ये है न्यूक्लियस, केंद्रक, और इसे कहा जाता है कोशिका की बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। क्या कहा जाता है, सेल बॉडी इसे कहा जाता है, ठीक। तो न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का, ठीक। अब आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई साहब, देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो देखो एक न्यूरॉन हमने अभी बनाया था, जस्ट ऐसे बनाया था ना, एक न्यूरॉन ऐसे, ये एक न्यूरॉन हो गया मान लो, ठीक है, ये एक न्यूरॉन, ठीक। अब हमारे देखो एक ही न्यूरॉन नहीं होता पूरी बॉडी में, कई हजारों लाखों न्यूरॉन्स हैं जो आपस में जुड़े हैं, जैसे कि वायरिंग होती है, तो हमारे ब्रेन से पूरी बॉडी में इधर भी हर तरफ, हमारे ब्रेन में, बॉडी में, पूरी बॉडी में हर तरफ क्या रहता है, न्यूरॉन का नेटवर्क रहता है। वो न्यूरॉन कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो एक न्यूरॉन का ये एक्सॉन एंडिंग, और यहीं से फिर दूसरा न्यूरॉन फिर से स्टार्ट होता है ऐसे, ये फिर दूसरा न्यूरॉन, तो यहां पर ये जो जंक्शन होता है ना, इसे क्या कहा जाता है पता है, इसे कहा जाता है साइनेप्स कहा जाता है। कैसे जुड़े रहता है, इसका न्यूरॉन एंडिंग ये ऐसे, ये इसका न्यूरॉन एंडिंग और इसका एक्सॉन एंडिंग, मतलब कि सॉरी, इसका एक्सॉन एंडिंग और इसका डेंड्रॉइट का स्टार्टिंग। तो जैसे मान लो ये है एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग, ये वाला एंड, इसका वाला एंड, पहले न्यूरॉन का एक्सॉन एंड, और दूसरे न्यूरॉन का ये है स्टार्टिंग, क्या, ये है डेंड्रॉइट, ये ऐसे। तो यहां पर ये जो बीच में खाली स्पेस है ना, इसे ही कहा जाता है क्या, साइनेप्स। और यहीं पर एक केमिकल भरा रहता है जिसे क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो इस वाले न्यूरॉन से सिग्नल इस वाले में जाएगा, यहां से ऐसे सिग्नल यहां जाता है, कौन से केमिकल के थ्रू, बीच में जो केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जांपल में एसिटाइल कोलिन, गाबा, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम है क्या, नहीं, सेरिबेलम इसका आंसर है, मेड्यूला नहीं आएगा, और हाइपोथैलेमस भी नहीं आएगा। हाइपोथैलेमस के लिए याद रखना एच और टी, एच मतलब होता है हीट, उष्मा, और टी मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, एच टी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के तापमान को कंट्रोल करने वाला, तापमान को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है जी। तो हमें पूछा गया है क्या, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है हमारी बॉडी के संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है, तो सेरिबेलम। मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी बॉडी बैलेंस्ड है, ना मैं इधर गिर रहा हूं और ना मैं इधर गिर रहा हूं, और ना मैं आगे गिर रहा हूं और ना मैं पीछे गिर रहा हूं, बैलेंस है। तो ये बैलेंस कैसे हुआ, किसके द्वारा, यहां पर सेरिबेलम नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। हम लोग अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, मैं उस दिन भी बनाया था बढ़िया सा सुंदर सा ब्रेन, जो कि आप लोग को पसंद आया होगा, शायद नहीं आया तो पसंद कर लो यार, ठीक है। देखो ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसे मैं बनाता हूँ, थोड़ा मोटा कर देते हैं इसे, ठीक है। ब्रेन का स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देखना, ब्रेन का सुंदर सा डायग्राम यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे, ये रहा, ये, ठीक है जी। अब यही इसी को मैं ऐसे लाऊंगा, ये आया ऐसे, ये ठीक है, ये है। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ब्रेन को बना देते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे होता है ना ब्रेन हमारा, ये ऐसा कुछ होता है हमारा ब्रेन, है ना। यहां पर थोड़ा सा ये ज्यादा ही बाहर निकल गया है,
तो इसे थोड़ा सा पतला कर देते हैं, फिर ये हमारा ब्रेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे निकले रहता है, आपको पता ही होगा, है ना, एकदम आसान 2 मिनट वाला 1 मिनट वाला ब्रेन है ये, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एकदम जैसा बुक में है वैसे ही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये ठीक ही बना है ना। 2 मिनट वाला ब्रेन, देखो ऐसे ही तो होता है क्या, देखो कितना सुंदर सा ब्रेन बन गया हमारा, है ना। अब देखो इस ब्रेन में यहां पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है सेरिबेलम। ऐसे ऐसे ऐसे, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। हमारे ब्रेन में 3 भाग होते हैं, ठीक है। ये है सेरिबेलम और यहां पर प्रेजेंट रहता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस पिनियल बॉडी, ऐसे यहां पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यही मध्य मस्तिष्क का भाग है। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम बर्बाद ना किए हुए, है ना, ज्यादा टाइम बर्बाद ना किए बिना। देखो ये है क्या हमारा सेरिबेलम, ठीक। ये है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक। ये है हमारा पोन्स। ये तीनों पार्ट हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं भाई साहब, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। देखो मस्तिष्क या ब्रेन, मस्तिष्क के कितने भाग, मस्तिष्क के 3 भाग। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, है ना। इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन और इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो 3 भाग हैं। ये पूरा ऊपर का ये जो भाग है ना, ये पूरा भाग है, ये पूरा जो भाग है वो कौन सा ब्रेन है, ये है अग्र मस्तिष्क, मतलब कि 4 ब्रेन है। क्या ये 4 ब्रेन है, ठीक है। और ये वाला, ये जो बीच का भाग है, ये क्या है हमारा पता है, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। और ये जो पीछे का 3 भाग है, इन तीनों को कहा जाता है क्या, इन तीनों को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। यहां पर मैं लिख देता हूं पश्च या हाइंड ब्रेन लिखते हैं, ठीक है, पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये तीनों हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। यहां पर इसे ऊपर का पूरा एरिया क्या कहलाता है पता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है। ये मध्य मस्तिष्क, यहां पर होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जो कि हमारी बॉडी में किसको कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। देखो ब्रेन का कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर है ना। तो ये ब्रेन का हमारा स्ट्रक्चर है। हमें पूछा गया है क्या कि हमारी बॉडी में मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है, सेरिबेलम, ये वाला भाग, ये वाला, ये सेरिबेलम, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नर्व कैरी इंपल्स फ्रॉम ब्रेन टू द मसल। कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से मांसपेशियों तक आवेग को ले जाती है, किसको, सिग्नल को ले जाती है। आवेग मतलब क्या, सिग्नल। जैसे कि हमारे ब्रेन में 3 प्रकार के सिग्नल होते हैं, ठीक है। एक होता है सेंसरी, मतलब न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, संवेदी, है ना, एक होता है यहां पर लिखे देखो संवेदी तंत्रिका, मोटर तंत्रिका और मिश्रित तंत्रिका, ठीक है। तो संवेदी मतलब क्या, सिग्नल को लाने वाला, सिग्नल को लाने वाला, कहां तक, ब्रेन तक, कहां तक, ब्रेन तक सिग्नल को लाने वाला। और ब्रेन से सिग्नल को ले जाने वाला कौन है, मोटर, ठीक है। और मिश्रित जो है ना, दोनों काम करता है, लाने का काम भी करता है और ले जाने का काम भी करता है, ठीक है। देखो मतलब यहां पर कोई गर्म चीज मैंने टच कराया तो जो सिग्नल ब्रेन के तक लाएगा, जो न्यूरॉन ब्रेन तक सिग्नल को ऐसे लेके आएगा, ये क्या है, सेंसरी, सेंस कर रहा है ना, संवेदी। और ब्रेन फिर सिग्नल वापस भेजेगा कि भाई गर्म है, हाथ हटा। तो ये जो वापस सिग्नल जा रहा है, ये जा रहा है किसके द्वारा, मोटर के द्वारा। लेकिन एक मिश्रित वाला भी होता है जो दोनों काम कर सकता है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कहां से कहां तक, हमें पूछा गया है ब्रेन से मांसपेशियों तक या मसल तक। ब्रेन से मसल तक ले जा रहा है ना, तो ब्रेन से ले जा रहा है। देखो ये कहां से कहां तक, फ्रॉम ब्रेन, फ्रॉम ब्रेन टू मसल, ठीक है। और ये फ्रॉम मसल टू ब्रेन, ठीक है, ब्रेन तक ले जा रहा है। तो संवेदी क्या करता है, ब्रेन तक ले जाता है, लेकिन जो मोटर है वो क्या करता है, ब्रेन से मसल तक ले जाता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा भाई, हमें पूछा वही गया है ना कि ब्रेन से मसल तक कौन ले जाता है, तो मोटर ले जाता है, ठीक है। चलो, और रिफ्लेक्स न्यूरॉन नहीं आएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का
5वें नंबर का क्वेश्चन बोलता है द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज, मस्तिष्क की सुरक्षात्मक परत को क्या कहा जाता है? हमारे ब्रेन में एक सुरक्षात्मक परत होता है जो हमारे ब्रेन को क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस परत को किस नाम से जाना जाता है? इस परत को मेनिंजिस नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। और प्लूरा तो है, फ्लूइड है जो कि ब्रेन में भरा रहता है, ठीक है, प्लूरा। और फिर यहां पर पेरिकार्डियम, नहीं नहीं, प्लूरा जो है लंग्स के लिए है ना, ये सॉरी यहां पर याद रखना, प्लूरा जो है लंग्स का कवरिंग है, प्लूरा के लिए क्या है? ये लंग्स, ठीक, लंग्स में कवर होता है। और पेरिकार्डियम मतलब ये हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट का पार्ट है, हार्ट का कवरिंग है। और पेरिटोनियम ये नहीं आएगा। हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, हमारा जो ब्रेन का कवरिंग है वो क्या कहलाता है पता है? मेनिंजिस कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 6वां नंबर का, विच लोब ऑफ द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, विजन के लिए, है ना। सेरिब्रम का कौन सा लोब दृष्टि के लिए उत्तरदायी है? दृष्टि बोला है हमें, बोला गया है क्या? देखने के लिए, मतलब हम लोग जो भी चीजें देखते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? वो कहां से नियंत्रित होता है? तो फ्रंटल लोब नहीं आएगा, पेराइटल लोब नहीं आएगा, टेम्पोरल लोब नहीं आएगा, ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब इसका आंसर है। हम लोग जो भी चीजें देख रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, मैं कैमरे को देख पा रहा हूं, है ना। तो ये हमारे ब्रेन के किस लोब से होता है पता है? ऑक्सीपिटल लोब से होता है। और ये सब लोब है, ये किसका भाग है? ये है हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द केमिकल रिलीज एट साइनेप्स कॉल्ड, ठीक है। साइनेप्स पर मुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे एंजाइम नहीं बोला जाता, हार्मोन भी नहीं कहा जाता, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है ना, और साइटोकाइन भी नहीं कहा जाता। तो न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल आप याद रखेंगे, ACETYLCHOLINE, एसिटाइल कोलिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर आप याद रख सकते हैं गाबा, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, मतलब बेसिकली साइनेप्स ना, एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन और इसका एक्सॉन एंडिंग है, ये एक्सॉन है ये, और वैसे ही दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट, ये क्या है? डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का। तो भाई दोनों के बीच को इसे कहा जाता है क्या? इस जगह को कहा जाता है साइनेप्स, ठीक। और इस जगह में क्या भरा रहता है? इसी जगह में भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा आज का, विच स्ट्रक्चर इन द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे तंत्रिका तंत्र में किस संरचना द्वारा रिफ्लेक्स क्रियाओं का संचालन किया जाता है? तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो 2 भागों में बटा होता है। एक होता है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, एक होता है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पर मैं लिखते जाता हूं नर्वस सिस्टम, एक जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है? एक जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एक क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्या है? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या होता है भाई साहब? दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिख देता हूं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और दूसरा होता है PNS, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? CNS के अंतर्गत आता है, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आ जाते हैं। ब्रेन ये, और बीच में यहां पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, पीछे रीढ़ की हड्डी से जाया रहता है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड, तो वो, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों हमारे बीचों बीच आ रहे हैं, बीचों बीच ऐसे, तो इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और इनसे निकलने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व कहा जाता है, ठीक है। तो PNS के अंतर्गत आ जाता है ब्रेन से निकलने वाला क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला क्या है? स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व 2 प्रकार के नर्व होते हैं जो कि PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन इन ब्रेन से निकलने वाला आइट साइड के जो न्यूरॉन है उसे क्रेनियल नर्व कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला आइट साइड का जो न्यूरॉन है उसे कहा जाता है स्पाइनल नर्व। तो ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व ये किसके अंतर्गत आता है? PNS के अंदर, पेरिफेरल, पेरिफेरल साइड साइड, पेरीफेरी में, है ना। तो ये है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हमें पूछा गया है किस संरचना के द्वारा रिफ्लेक्स क्रियाओं का संचालन किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। मतलब कि भाई हमें छींक आ रहा है
या रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कोई गर्म चीज टच हुआ तो ये फटाक से हम हाथ हटाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। जैसे ही मच्छर काट रहा है फट से मार देते हैं, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारा ब्रेन ही काम करता रहता है, बट स्पाइनल कॉर्ड इस काम को पूरा नियंत्रित करता है, ब्रेन का इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड ही झट से हटाने का काम करता है, लेकिन जो पेन हो रहा है वहां पर मच्छर के काटने से, उसको फील करता है हमारा ब्रेन। तो हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्स क्रियाओं का संचालन कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? विच सेल्स फॉर्म द माइलिन शीथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन शीथ किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है? हमने ऐसे संरचना बनाया था, ये है हमारा न्यूरॉन सेल। क्या है ये? न्यूरॉन सेल। और इसके बीच में यहां पर हमने ऐसे सेल बनाया था ना, ये क्या है पता है? माइलिन शीथ है। और यही माइलिन शीथ, ये सेल नहीं है ना, ये शीथ है, कवरिंग है। इस माइलिन शीथ को बनाने वाला कौन होता है पता है? और वो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को बनाने वाला होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये इसका आंसर हो जाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, अगला बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। द हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाइपोथैलेमस निम्नलिखित में से किसके नियमन में शामिल होता है? किसके नियमन में? हमारे बॉडी के टेम्परेचर के लिए। मैंने बताया था अभी, हाइपोथैलेमस अगर लिखोगे, हाइपोथैलेमस, तो यहां पर टी आ रहा है, एच आ रहा है, हीट और टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ना? तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए हमारे ब्रेन में जो उपस्थित हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन बोलता है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? दृष्टि के लिए कौन सा कपाल तंत्रिका उत्तरदायी होता है? हम लोग जो भी चीजें देख रहे हैं इसके लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट? ऑक्सीपिटल लोब। लेकिन क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन से निकलने वाला जो नर्व है, वो कौन सा नर्व है जो हमारे विजन को कंट्रोल करता है? ऑलफैक्टरी लोब आएगा क्या, या ट्राइजेमिनल लोब आएगा क्या? सॉरी, ऑलफैक्टरी नर्व आएगा, ट्राइजेमिनल नर्व आएगा, वेगस नर्व आएगा, या ऑप्टिक नर्व? तो आपको पता ही है, ऑप्टिक मतलब होता है आंख, है ना? मतलब आंख से रिलेटेड, जैसे बोलते हैं ना ऑप्टिक्स, चश्मा का जो दुकान होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स कहा जाता है ना? ब्रदर्स ऑप्टिक्स, है ना? तो ऐसे करके मतलब अलग अलग ऑप्टिक्स चश्मा वाले दुकान होता है ना, उनका ऑप्टिक्स नाम होता है। तो ऑप्टिक नर्व ही है, ऑप्टिक तंत्रिका ही है जो हमारे विजन को कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है। इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन आर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड? न्यूरॉन के किस भाग में न्यूरोट्रांसमीटर संग्रहित होते हैं? देखो, न्यूरोट्रांसमीटर दो साइनेप्स के बीच में पाया जाने वाला केमिकल है जो क्या करता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को पहुंचाता है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में कोई जोड़ नहीं पाया जाता। ये एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन, लेकिन बीच में जो खाली जगह होता है उसे कहा जाता है साइनेप्स। बट इस साइनेप्स में एक केमिकल भरा रहता है जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहां पर पाया तो जाता है, लेकिन स्टोर कहां पर रहता है? तो ये रहता है हमारे साइनेप्टिक वेसाइकल में। साइनेप्टिक वेसाइकल, अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है हमारा एक एक्सॉन का एंडिंग, और ये इस तरीके से ऐसे मैं यहां पर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉइड बना देता हूं। तो एक्सॉन एंडिंग में ऐसे ना गोल गोल क्या होते हैं? साइनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, और इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होके रहते हैं? स्टोर होके रहते हैं। जब सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है तो यहीं से ये यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, और यहां से यहां। और मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये डेंड्रॉइड में नहीं जाता, वो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर जो रिसेप्टर रहते हैं उससे बाइंड कर जाता है और सिग्नल को यहां फिर भेज देता है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर किस में स्टोर होकर रहता है? साइनेप्टिक वेसाइकल में स्टोर होकर रहता है। अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम? निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का स्तंभ भाग नहीं है? तो मैं अगर आप लोग को ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाऊं, हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था ब्रेन का सुंदर सा डायग्राम, देखो ये रहा हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर। इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में कौन सा भाग मिड स्टेम का भाग नहीं है, मतलब ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है? तो देखो बीचों बीच ये है हमारा मध्य मस्तिष्क, ये देखो यहां पर लिखा है मैंने मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क के बाद आ रहा है हमारा पोन्स, और पोन्स के बाद आ रहा है हमारा मेडुला। तो ये तीनों जो है ना ब्रेन स्टेम का भाग है। स्टेम मतलब सीध में कौन आ रहा है? सीधे में। लेकिन ये जो सेरिबेलम है ये ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है। तो हमें यही पूछा गया है कि कौन सा ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है? कौन सा ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है हमें पूछा गया है। तो ब्रेन स्टेम का भाग देखो, मिड ब्रेन तो है, पोन्स भी है, मेडुला ऑब्लंगेटा भी है, लेकिन सेरिबेलम नहीं है। तो हमारा आंसर सेरिबेलम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है भाई साहब, है ना। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन जो है उसको क्या कर देना है आपको पता ही है। दूसरा, जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या छत्तीसगढ़ का हर वो बच्चा जो बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो अब आ जाओ बायोमास्टर लोकी में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन होगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा, सारा कुछ यहां पर मैं पढ़ा के दूंगा आपको, सारा कुछ यहां पर पढ़ाया जाएगा। हर एक एग्जाम, चाहे वो बीएससी नर्सिंग ही क्यों ना हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लेकिन ना मैं कोशिश करूंगा जितना भी बायो का कंटेंट है सब चीज यहां पर डाल दूं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट नहीं मिलते हैं, ये मैं जानता हूं, मैं खुद तैयारी किया हूं और करता भी हूं, और मुझे पता है कि अच्छे कंटेंट नहीं मिलते। तो मेरी पूरी कोशिश है मेरे दोस्तों कि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता करे आपकी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन है, आप बस बायोमास्टर लोकी में आ जाओ, आपको यहां पर हर प्रकार के एग्जाम का मतलब प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे थ्योरी क्लास हो, आगे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए प्रॉपर बैचेस भी लॉन्च करूं, पेड बैचेस हो, फ्री बैचेस हो, सब चीज कोशिश करूंगा, लेकिन बस आप लोगों की क्या चाहिए, सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग सब्सक्राइब करो और बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दिया करो यार, क्योंकि यही तो मोटिवेशन होता है, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मजा आ जाता है ना। चलो, वैसे काफी अच्छा सपोर्ट आप लोगों से मिल रहा है, ठीक है, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, तो शायद अच्छा कंटेंट होगा, और नहीं होगा तो आप लोग बता भी सकते हैं, मैं इंप्रूव करूंगा। लेकिन वही है, छत्तीसगढ़ का चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे बाहर का भी, ऐसा नहीं, देखो बायोलॉजी चाहे छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो, चाहे अमेरिका में हो, बायो तो बायो है ना, पढ़ना तो वही चीज है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ का बायो अलग है, बिहार का बायो अलग है, ऐसा तो नहीं है। तो ये पूरे भारत देश का चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर कंटेंट काम आने वाले हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस है छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, उनके लिए पूरा फोकस है मेरा। आप लोग टेंशन मत लो, बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट यहां पर मैं प्रोवाइड करूंगा हर एक एग्जाम के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज टिपिकली, एक न्यूरॉन की विश्राम झिल्ली विभव सामान्यतः होता है, विश्राम झिल्ली विभव होता है ये -70 मिली वोल्ट होता है, किसका, न्यूरॉन का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसे समझने में टाइम लगेगा, और ये 9th-10th का सिलेबस का भी नहीं है, थोड़ा हायर क्वेश्चन है, तो आप बस याद रखना, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। न्यूरॉन की विश्राम झिल्ली विभव सामान्यतः होता है -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट एंड डाइजेशन, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करता है। हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे बॉडी के अलग अलग कामों को करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो अपने आप होता है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट। क्या हम अपने हार्ट बीट को रोक सकते हैं? चाहकर भी नहीं रोक सकते, वो तभी रुकेगा जब हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। हम अपने से तो नहीं रोक सकते। क्या हम अपने डाइजेशन को रोक सकते हैं क्या, कि भाई हम खाना खा लिए और फिर रात में सो गए और मैं ये सोच के सोऊं या रोक के सोऊं कि भाई मेरा डाइजेशन अभी मत हो, थोड़ा आराम से हो, ऐसे सोच के नहीं रोक सकते। हम अपने फेफड़े को नहीं रोक सकते, हम अपने अंदर में बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, जो भी अंग है, उनके कार्यों को नहीं कंट्रोल कर सकते। छींक आ रहा है, इसे रोक सकते हो क्या? पलक का झपकना, इसे कितने देर तक रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। तो ऐसा कोई भी क्रिया हमारी बॉडी का जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, अनैच्छिक क्रिया कहलाती है, इनवॉलेंट्री क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये जो इनवॉलेंट्री क्रिया है हमारे ब्रेन के या हमारे तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसे हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑटोनॉमिक भाई ऑटोमेटिक होता है, याद रखना, ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक होता है। हमारा हार्ट बीट हमारे द्वारा थोड़ी कंट्रोल हो रहा है, अपने आप ही तो हो रहा है ना, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। आज का हमारा 15 हो गया, ठीक है। 16 क्वेश्चन बोल रहा है, द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज लोकेटेड बिटवीन। साइनेप्टिक क्लेफ्ट किसे कहा जाता है पता है? देखो यहां पर एक और डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा। एक न्यूरॉन का ये एक्सॉन और एक्सॉन एंडिंग ना,
और दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्रॉइट, ये। अब इस दोनों को क्या कहा जाता है पता है? ये है डेंड्रॉइट, सॉरी, पहला वाला क्या है पता है? पहला वाला है डेंड्रॉइट। क्या है? डेंड्रॉइट, सॉरी सॉरी सॉरी, डेंड्रॉइट नहीं है, गलत बोल दिया था, एक्सॉन है पहला वाला। ठीक है, क्या है पहला वाला? एक्सॉन, एक्सॉन। और ये क्या है? डेंड्रॉइट। क्या है ये? डेंड्रॉइट, न्यूरॉन का डेंड्रॉइट वाला पार्ट है। ठीक है, और ये बीच का जो है ये क्या है? ये है साइनेप्स। तो इन तीनों को ही आपस में क्या कहा जाता है पता है? इन तीनों को ही आपस में कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। याद रखेंगे, हिंदी में भी यही चीज लिखा गया है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ये स्थित होता है कहां कहां पर? एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉइट के बीच में, है ना। और दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई। 2 एक्सॉन, क्या 2 एक्सॉन है क्या? नहीं, एक एक्सॉन एक डेंड्रॉइट है। 2 सेल बॉडीज, यहां पर तो सेल बॉडी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। 2 कोशिका शरीर के बीच में, नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एक्सॉन एंड डेंड्रॉइट, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये एक एक्सॉन है और ये एक डेंड्रॉइट है, इसके बीच का ही पार्ट है ना। फिर डेंड्रॉइट एंड सेल बॉडी, ये भी नहीं आएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17th। Which part of the brain regulates hormone by controlling the pituitary gland? मस्तिष्क का कौन सा भाग पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित कर हार्मोन का नियमन करता है? कौन सा भाग? तो हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है ना, इसे मास्टर ऑफ, देखो जो पिट्यूटरी है, हमारे बॉडी का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, हमारे बॉडी का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे क्या कहा जाता है पता है? इसे कहा जाता है हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है इसे? मास्टर ग्रंथि। लेकिन इस मास्टर का भी कोई मास्टर होता है जिसे कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी फिर बॉडी के अलग अलग ग्लैंड्स को या ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो 18वां क्वेश्चन बोलता है विच नर्वस सिस्टम कंपोनेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स? लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के में कौन सा तंत्रिका तंत्र का घटक शामिल होता है? देखो, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है पता है? या लड़ो या भागो रिस्पॉन्स कौन सा होता है? ऐसा सिचुएशन जब हमें या तो लड़ना है और या तो वहां से भाग जाना है। जैसे आपके पास शेर है, मतलब सामने शेर खड़ा है, तो आप क्या करोगे? या तो उस शेर से लड़ोगे या तो वहां से भागोगे। तो उस समय फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन होता है, हम बहुत डरे हुए रहते हैं। या तो दूसरा एग्जांपल, आप ऐसे जगह खड़े हो जहां से आप गिरने वाले हो, है ना, और बहुत ऊंचाई में खड़े हो, तो आप या तो डटे रहोगे, लड़ोगे, और या तो भागने की कोशिश करोगे, है ना। अगर कोई कांड कर दिए हो आप, अब क्या क्या कांड करते हो आप लोग वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप भी जानते हो कैसा कैसा कांड करते हो। कोई कांड कर दिए, ठीक है, और आपके पापा को पता चल गया वो बात जो कांड किए हो, और आपके पापा आ रहे हैं, फिर आप उस समय क्या करोगे? या तो वहां से भागोगे या तो लड़ोगे। ये सिचुएशन, लड़ो या भागो वाला जो सिचुएशन है, उस समय हमारे तंत्रिका तंत्र का कौन सा घटक शामिल होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें शामिल होता है, याद रख लेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो तो ये एग्जांपल याद रखना आप। ठीक, हमारा आज का कौन सा नंबर का क्वेश्चन? अच्छा ये हो गया ना, 19वां क्वेश्चन। द रीजन ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विथ स्पीच प्रोडक्शन इज? मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र वाक उत्पादन में संबंधित है? वाक उत्पादन से संबंधित मतलब हम लोग जो भी बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहा है? स्पीच प्रोडक्शन के लिए जो भी मैं बोल रहा हूं, आपको जो सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? जो मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? जो आप सुन रहे हैं, है ना। तो ये जो बोलने वाला जो काम है, हमारे ब्रेन का कौन सा सेंटर इस काम पे हेल्प करता है? तो इसमें याद रखना वर्निक्स एरिया नहीं आएगा, ब्रोका सेंटर इसका आंसर है, ऑक्सीपिटल आंख वाला है, विजन वाला है, टेम्पोरल ये भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो ब्रोका सेंटर आप याद रखेंगे किसके लिए? विजन के लिए। ठीक है, चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंजेस इन बॉडी पोजीशन? शरीर की स्थिति में परिवर्तन का पता लगाने वाले रिसेप्टर को, अरे व्हाट डू यू वांट, क्या चाहता है भाई साहब? ठीक है, देखो, शरीर की स्थिति में परिवर्तन का पता लगाने वाला रिसेप्टर क्या कहलाता है? थर्मोरिसेप्टर कहलाता है, या प्रोप्रियोसेप्टर कहलाता है, या फोटोरिसेप्टर कहलाता है। देखो, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, और कीमो मतलब होता है केमिकल, हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक चीजों का पता लगाना, ठीक है, कीमो केमिकल का पता। लेकिन प्रोप्रियो रिसेप्टर ये हमारी बॉडी के स्थिति या किसको चेंज, बॉडी में चेंज को, चेंज इन बॉडी पोजीशन। देखो, पी से पोजीशन और पी से प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्टर हमारे ब्रेन का वह भाग है जो हमारी बॉडी में हमारे पोजीशन का पता लगाता है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, अब इधर हुआ पोजीशन चेंज हुआ, फिर इधर हुआ पोजीशन चेंज हुआ, तो ये जो पोजीशन है इसका पता कौन लगा रहा है? हमारी बॉडी का प्रोप्रियोसेप्टर, है ना। क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्टिंग चेंज इन बॉडी पोजीशन? हमारे बॉडी के पोजीशन को चेंज, मतलब बॉडी के पोजीशन में चेंज को पता लगाने वाला रिसेप्टर प्रोप्रियोसेप्टर कहलाता है। ठीक, चलो, तो यहां पर हमारा लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर लिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ये नहीं बोलूंगा कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखो मतलब क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि जो बताया वही क्वेश्चन आएगा। बट ये जरूर है कि जो कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो से जो सीखे हो ना, वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता है। तो बार बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रख लो, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, बट ये भी याद रखना कि सिर्फ बायोलॉजी से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा आपका, और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है। और कुछ ही दिन बच गए हैं, अब तो 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में 10 टेस्ट दे लो यार, है ना। टेस्ट जो है इसको ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज को। सिर्फ कितना रुपए में? 99 में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में आपको अब ये मिल रहा है। क्या करना है? LAB49, ठीक है, LAB49 प्रोमो कोड या कूपन कोड आपको यूज करना है, और आपको 49 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाना है। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। फीडबैक है, अच्छा पढ़ाया तो भी लिख के बताओ, खराब पढ़ाया तो भी लिख के बताओ, सभी फीडबैक्स वेलकम हैं। मैं हर एक फीडबैक को पॉइंट आउट करता हूं, मतलब नोट करता हूं, और उनमें सुधार करने की कोशिश करता हूं। वैसे तो अभी तक आप सभी का अच्छा अच्छा फीडबैक आया है, अच्छा अच्छा कमेंट आया है, बट कुछ लोगों का कमेंट आता है सर ऐसे वैसे, तो मैं उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। मेरे अंदर कोई कमी है उसको मैं सुधारूंगा, आप लोगों के लिए जितना हो सके जबरदस्त कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। चलो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।